नमस्कार दोस्तों, कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंटों में आप अध्ययन कर रहे थे प्राइमरी सेलों का। प्राइमरी जो सेल होते हैं, प्राथमिक सेल जो उन्हें आवेशित नहीं किए जा सकते हैं, वो सेल होते हैं प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं? जैसे वोल्टेक सेल है, डेनियल सेल है, क्लांसी सेल, शुष्क सेल है, क्षारीय सेल है और मरकरी सेल है। आदि जो सेल होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो प्राथमिक सेल होते हैं दोस्तों। और दूसरा जो प्रकार होता है, सेक्शन होता है, वो द्वितीयक सेल होता है। द्वितीयक सेल मीन्स सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी जो सेल होते हैं उनके बारे में आने वाले कंटेंटों में हम अध्ययन करेंगे। और आज के कंटेंट में भी हम एक जो आपको बताएंगे, जो लेड एसिड सेल होता है वो प्राइमरी प्रकार का सेल होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, लेड एसिड सेल के बारे में आप समझने के लिए हमारा वीडियो पूरा देखें और वीडियो को देखने के पश्चात वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों देखते हैं लेड एसिड सेल क्या होता है। लेड एसिड सेल प्राथमिक श्रेणी में आता है, ये सेकेंडरी सेल होता है। और इसके सबसे पहले हम बात करेंगे घटकों की। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लेड एसिड सेल में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे सर्वप्रथम होता है कंटेनर। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे कोई सेल होता है, उसके आप पार्ट्स मान लो, चाहे घटक मान लो, चाहे कंपोनेंट्स मान लो, वो क्या होता है? घटक होता है, टाइप ऑफ पार्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर की। तो कंटेनर क्या होता है? ये शीशे का या फिर कठोर रबर का बना हुआ होता है या फिर सेल्यूलाइट का। तो ये कंटेनर होता है। और कंटेनर जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही ठोस होता है और इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या होता है? अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसमें क्या, जैसे कंटेनर में जो अपन कंटेनर के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो जल के साथ होता है लेड एसिड सेल में। तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, तो अशुद्धियों को इकट्ठा करने के लिए एक नीचे कीच गन होता है। इसमें कंटेनर में नीचे कीच गन होता है। जैसे नीचे कीच गन जो इस टाइप से बना हुआ होता है दोस्तों। और दूसरा है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये एक प्रकार की प्लेटें होती हैं और ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो धन प्लेट होती है और एक ऋण प्लेट होती है। धन प्लेट और ऋण प्लेट। तो धन प्लेट दो प्रकार की होती है, प्लांटे और फोरे। कौन कौन सी होती है? प्लांटे प्लेट और फोरे प्लेट, दो प्रकार की होती है। धन प्लेटें और ऋण प्लेटें होती है, वो एक प्रकार की होती है। तो धन और ऋण जो प्लेटें होती हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो क्या होती है? वो कंपोनेंट्स की श्रेणी में आती है। तो ये ऋण प्लेट है, इसमें जो सेल है उसमें, और ये धन प्लेट है। और ये किसकी बनी हुई होती है? ये जो आपका लेड होता है, लेड ऑक्साइड जो होता है उसकी बनी हुई होती है, शीशे की बनी हुई होती है। और इनके PB3O4 रेड लेड जो होता है उसकी लुब्धि भर दी जाती है इनके अंदर। रेड लेड की लुब्धि भर दी जाती है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है सेपरेटर। तो सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर ये बहुत ही महीन आकार की प्लेटें होती हैं, बहुत ही बारीक आकार की प्लेटें होती हैं। और ये लकड़ी की, रबड़ या फिर लकड़ी की बनी हुई होती हैं, रबड़ या फिर लकड़ी की। और इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। और तीसरा और चौथा घटक है सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड क्या होता है? सीलिंग कंपाउंड जो आप सेल होता है आपका लेड एसिड सेल, उसके जॉइंटों को टाइट करने के काम में आता है सीलिंग कंपाउंड। सीलिंग कंपाउंड किस काम में आता है? जो जॉइंट वगैरह होते हैं उनको टाइट करने के काम में आता है। और पांचवा है वेंट प्लग। तो वेंट प्लग क्या होता है? जैसे कोई सेल होता है, ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये प्रचालन के सिद्धांत को समझाता है। प्रचालन का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाया गया है। और सेल का जो बनावट होती है, आकार होता है, वो इससे डिफरेंट होता है। जो अंदर का जो हिस्सा है उसका ये डायग्राम है, मतलब प्रचालन कैसे होता है लेड एसिड सेल में, ये समझाया गया है इसमें। और जो वेंट प्लग जो होता है, वो जैसे लेड एसिड है सेल है, उसके ऊपर की तरफ ऐसे एक सरेंद्र होता है, छेद होता है, उसको चूड़ियां लगी हुई होती है और उस पर ढक्कन लगा दिया जाता है। जो ढक्कन लगा हुआ होता है उसको वेंट प्लग कहते हैं। और वो क्यों लगा हुआ होता है? जैसे रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार की गैसें बनती हैं, वो बाहर निकलने के लिए वेंट प्लग काम में आता है। और छठा है सेल कवर। जो सेल का कवर होता है वो किसका बना हुआ होता है? वो कठोर रबड़ का बना हुआ होता है, कठोर रबड़ का बना हुआ होता है। और इस पे भी अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो सेल कवर होता है। और लास्ट का है दोस्तों, सातवां है इलेक्ट्रोलाइट। प्रत्येक सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट काम में लिया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का सेल हो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है।
और इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा द्रव्य काम में लिया जाता है? तो इसमें H2SO4 तनुगंधक का जो अम्ल होता है वो इस पर काम में लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनुगंधक का जो अम्ल होता है वो काम में लिया जाता है। और इसके अंदर आसुत जल, इसके साथ साथ H2SO4 के साथ साथ आसुत जल का भी प्रयोग किया जाता है। और अब समझते हैं अपन इसका जो प्रचालन का जो सिद्धांत है, जो लेड एसिड सेल है उसका प्रचालन का क्या सिद्धांत है। तो प्रचालन का ये डायग्राम मैंने बनाया है प्रचालन के सिद्धांत को समझने के लिए दोस्तों। तो जो सेल होता है लेड एसिड सेल, उसमें दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, धन प्लेटें और ऋण प्लेटें। और जो धन प्लेटें होती हैं वो ऋण प्लेट से एक कम होती है, मतलब धन प्लेट से एक प्लेट ऋण प्लेट की ज्यादा रखी जाती है, मतलब इसकी संख्या एक ज्यादा रखी जाती है। ऋण प्लेट जो होती है वो क्यों रखी जाती है? क्योंकि आपकी जो धन प्लेट है दोनों तरफ से कार्य कर सके, दोनों तरफ से काम में लेने के लिए धन प्लेट को एक कम रखा जाता है और इसको एक ज्यादा रखा जाता है ऋण प्लेट को। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये किस संख्या में होती है? जैसे 11, ये जो प्लेटें होती हैं उनकी संख्या किस आधार पर होती है? जैसे 11, 13, 17, 23, 25, इस आधार पर इनकी संख्याएं होती हैं प्लेटों की, 11, 13, 17, 23, 25। और जैसे दोस्तों जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं इस सेल के अंदर, तो आपकी जो धन प्लेट है, ये जो धन प्लेट है उस पे क्या होता है? ये इस पे पीबी लेड ऑक्साइड, लेड पीबी लेड प्रोक्साइड इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है? लेड प्रोक्साइड इकट्ठा होता है। और ये जो ऋण प्लेट है वो स्पंजी लेड है जो उसकी बन जाती है। जो धन प्लेट है वो तो क्या होगा? PbO2 लेड प्रोक्साइड की बन जाएगी और ये स्पंजी लेड की में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये होता है इसका प्रचालन का सिद्धांत। और इसके जो संयोजन सिरे होते हैं, धन प्लेट पे धन संयोजन सिरा होता है और ऋण प्लेट पे ऋण संयोजन सिरा होता है। तो इन सिरों को लोड से संयोजित कर दिया जाता है दोस्तों। और इसमें जो रासायनिक क्रियाएं होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है दोस्तों। सबसे पहले क्या होती है? फार्मिंग की क्रिया होती है। फार्मिंग की क्रिया, तो ये जो फार्मिंग की क्रिया होती है वो विक्रेता द्वारा ही संपूर्ण कर दी जाती है। फार्मिंग की क्रिया है वो विक्रेता द्वारा पूरी करके ही दी जाती है लेड एसिड सेल को। इसमें क्या होता है? जो लेड सल्फेट जो है, लेड सल्फेट और तनुगंधक का जो अम्ल है वो आपस में क्रिया करते हैं। इसमें जो फार्मिंग की क्रिया होती है उसमें, और फिर उसके फलस्वरूप क्या होता है? लेड प्रोक्साइड और लेड सल्फेट और ये H2O जल, इनका निर्माण होता है। इसके फलस्वरूप जल का, लेड सल्फेट का, लेड प्रोक्साइड का, इन तीनों का निर्माण होता है। रासायनिक क्रिया जो है फार्मिंग की क्रिया जब होती है उसके बाद, और फार्मिंग की क्रिया के बाद में चार्जिंग की क्रिया पूरी की जाती है। क्या किया जाता है? चार्जिंग की क्रिया पूरी की जाती है। और चार्जिंग की क्रिया किस तरह से करते हैं? जैसे संयोजन सिरे हैं उनको लोड से संयोजित कर दिया जाता है। और जब अपन तनुगंधक का इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं, H2SO4 जो है वो डालने के पश्चात 10-12 घंटे के बाद में इसमें आसुत जल डाला जाता है और फिर चार्जिंग की क्रिया पूरी की जाती है। तो चार्जिंग की क्रिया में कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होगी? जैसे जल, जो आसुत जल है वो सबसे पहले क्या करेगा? हाइड्रोजन, आसुत जल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो धनायन और ऋणायन है वो अलग अलग होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और एनोड पर, उसके फलस्वरूप एनोड पर रासायनिक क्रिया होगी। कहां होगी रासायनिक क्रिया? एनोड पर। एनोड पर क्या क्रिया होगी? जो लेड सल्फेट है और जल है और सल्फेट है वो आपस में क्रिया करेंगे। उसके फलस्वरूप क्या होगा? लेड प्रोक्साइड और तनुगंधक का अम्ल, लेड सल्फेट, लेड प्रोक्साइड और तनुगंधक का जो अम्ल है उसका निर्माण होगा। तनुगंधक का अम्ल में परिवर्तित हो जाएंगे जल और सल्फेट, और फिर कैथोड पर क्रिया होगी। उसमें क्या होगा? ये जो लेड सल्फेट है और हाइड्रोजन के जो आयन है वो मिलके क्या बनाएंगे? स्पंजी जो आपका लेड है वो और तनुगंधक का अम्ल है H2SO4 और स्पंजी लेड का निर्माण होगा इस कैथोड पर रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप। और डिस्चार्जिंग क्रिया, जब डिस्चार्जिंग की क्रिया होती है तब सबसे पहले क्या क्रिया होगी? जल और हाइड्रोजन के आयन
हाइड्रोजन के आयन और ऑक्सीजन के ऋणायन आपस में क्रिया करेंगे। उसके फलस्वरूप एनोड और कैथोड पर अलग अलग रासायनिक क्रियाएं संपादित होंगी। और वो क्या होगी? एनोड पर सबसे पहले क्रिया होगी, वो क्या होगी दोस्तों? उसमें जो आपका लेड पेरोक्साइड है और हाइड्रोजन के धनायन है और तनुगंधक का जो अम्ल है वो आपस में क्रिया करेंगे। और आपस में क्रिया करने के फलस्वरूप क्या होगा? एनोड पर लेड सल्फेट और जल, लेड सल्फेट इकट्ठा हो जाएगा और जल में परिवर्तित हो जाएगा। और फिर कैथोड पर क्रिया होगी, उसमें क्या होगा? जो स्पंजी लेड है और ऑक्सीजन के ऋणायन है और तनुगंधक अम्ल जो है आपस में क्रिया करेंगे। उसके फलस्वरूप क्या होगा? लेड सल्फेट और जल का निर्माण होगा। लेड सल्फेट वो कैथोड पर परिवर्तित होगा, क्या होगा? लेड सल्फेट और जल का निर्माण होगा। तो इस तरह से एनोड और कैथोड में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में ये रासायनिक क्रियाएं होंगी। और दोस्तों जब डिस्चार्ज हो जाता है लेड एसिड सेल तो रिचार्जिंग की क्रिया भी पूर्ण की जाती है। कौन सी क्रिया की जाती है? रिचार्जिंग। रिचार्जिंग की क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? इसके जब रिचार्जिंग की क्रिया करेंगे उसके पश्चात भी क्या होगा? रासायनिक क्रियाएं इसमें होंगी सेल के अंदर। लेकिन वो कौन सी रासायनिक क्रिया होगी? जो सेम टू सेम चार्जिंग में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो ही क्रियाएं रिचार्जिंग के फलस्वरूप होंगी। कौन सी क्रियाएं होगी? जब चार्जिंग के फलस्वरूप जो क्रियाएं हो रही थी एनोड और कैथोड पर, वो क्रियाएं रिचार्जिंग के फलस्वरूप होंगी। और अब हम आगे बात करते हैं लेड एसिड सेल के प्रकार, टाइप ऑफ लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो लेड एसिड सेल स्वयं तो सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है? ये 3 प्रकार का होता है जो लेड एसिड सेल होता है वो भी। तो सबसे पहले लेड कैल्शियम सेल होता है। कौन सा होता है? लेड कैल्शियम सेल। तो ये जो सेल होते हैं इनकी अनुरक्षण की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है लेड कैल्शियम सेल की। और लेड एंटीमनी सेल, इनकी क्या खासियत होती है लेड एंटीमनी की? इनको सरलता से चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की जो क्रियाएं हैं वो सरलता से संपादित की जा सकती है लेड एंटीमनी सेल में। और वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल, वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल जो लेड एसिड का एक प्रकार है, इसको सिल्ड एसिड सेल भी कहते हैं, सिल्ड लेड एसिड सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? सिल्ड लेड एसिड सेल, तो वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड सेल को दूसरा नाम क्या है? सिल्ड लेड एसिड सेल। और जो अब हम बात करते हैं लेड एसिड सेल में दोष, डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और पिछले कंटेंटों में मैंने जब प्राइमरी जो सेल की चर्चा की थी, अध्ययन किया था अपन ने, तो उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि जो प्राइमरी जो सेल होते हैं उनमें दो प्रकार के दोष होते थे। एक तो था ध्रुवाच्छादन का दोष और दूसरा था स्थानीय क्रिया का दोष। तो जो प्राथमिक जो सेल थे उनमें 2 ही प्रकार के दोष पाए जाते थे। लेकिन ये जो सेल होते हैं लेड जो एसिड सेल होते हैं उनमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दोष होते हैं। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है इसको समझते हैं अपन सर्वप्रथम। तो सेडिमेंटेशन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? ये जो धन प्लेट और ऋण प्लेट जो बनी होती है, इलेक्ट्रोड जो बने हुए होते हैं लेड एसिड सेल में, वो लेड सल्फेट के बने हुए होते हैं। तो लेड सल्फेट की जो ये लुगदी, एक तरह की लुगदी होती है, तो इस लुगदी का कुछ अंश सेल के अंदर छिटक जाता है और जो जल भरते हैं अपन, इसमें जल की कुछ अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो क्यों हो जाती हैं? धारा का जो विच्छेदन होता है उसके फलस्वरूप जल की अशुद्धियां भी इकट्ठी हो जाती हैं। उसके पश्चात क्या होता है? ये अशुद्धियां तली में जमा हो जाती हैं, सेल की तली में जमा हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप क्या होगा? सबसे बड़ा इफेक्ट होगा वो क्या होगा? ये जो प्लेटें हैं वो शॉर्ट सर्किट, धन और ऋण जो प्लेटें हैं वो शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो ये जो दोष होता है शॉर्ट सर्किट होने का, तो इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन जो आपका दोष है, एक डिफेक्ट्स है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? हमेशा लेड एसिड सेल में ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, आशुद्ध जल ही डाला जाए, आशुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए सेडिमेंटेशन जो आपका दोष है उसको दूर करने के लिए। तो ये दोष किससे दूर होगा? अशुद्ध जल, अशुद्ध जल का ही प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा है कोरोजन। कोरोजन क्या है दोस्तों? कोरोजन जैसे 2 संयोजन सिरे होते हैं, मैंने बताया था सेल में धन और ऋण। ये जो ऊपर 2 संयोजन सिरे होते हैं ये वायुमंडल के प्रभाव से और जो अम्ल होता है उसकी वजह से क्या होता है? ये जो संयोजन सिरे होते हैं इन पे तांबे की और अम्ल की दोनों की जो अशुद्धियां हैं उनकी वजह से नीली सफेद परत जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? नीली सफेद परत जमा हो जाती है दोनों संयोजन सिरों पे।
ये जो संयोजन सिरे हैं उन पे नीली सफेद परत जमा हो जाती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है, जो चालक तार होता है उससे संबंध जब अपन करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, कठिनाई आती है और ये लगातार धारा का प्रवाह नहीं कर पाता है सेल। तो इसके लिए ये जो कोरोजन का जो दोष है उसके लिए, इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है, जो आपके संयोजन सिरे हैं, संयोजन सिरों को हमेशा गर्म पानी है, गर्म पानी लिया जाता है और कपड़े से इनको हमेशा साफ करते रहना चाहिए और इन पे थोड़ा बहुत ग्रीस भी लगाते रहना चाहिए। उसकी वजह से कोरोजन का प्रभाव नहीं होगा। और 3 नंबर का है बकलिंग। बकलिंग क्या है? बकलिंग भी एक डिफेक्ट है, दोष है लेड एसिड सेल में। तो वो बकलिंग किस प्रकार का दोष है? जैसे अपन जो लेड एसिड सेल है इसको बहुत अत्यधिक धारा के साथ अपन आवेशित करते हैं या फिर विसर्जित करते हैं तो क्या होगा, इसकी जो ये प्लेटें हैं इनके या तो ऐंठ जाएंगी या फिर टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। तो उसकी वजह से इनमें शॉर्ट सर्किट होने का भय रहता है, डर रहता है और शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो बकलिंग के दोष से बचने के लिए क्या किया जाता है, हमेशा लेड एसिड सेल को 6 एम्पियर मतलब 6 एम्पियर पर आवेशित करना चाहिए। 6 एम्पियर पर क्या करना चाहिए, आवेशित 6 एम्पियर पर को आवेशित करना चाहिए। और इसको अपन विसर्जित करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 25 एम्पियर से ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। 25 एम्पियर पर विसर्जित करना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम 6 एम्पियर पर आवेशित करना चाहिए, ये बकलिंग के दोष से बचने के लिए। और 4 नंबर का है सल्फेशन। तो सल्फेशन भी एक डिफेक्ट है, एक दोष है। तो सल्फेशन का दोष किस प्रकार का दोष है दोस्तों, जैसे लेड एसिड सेल कभी भी 1 सप्ताह से ज्यादा यदि एक जगह पर पड़ा रह गया तो उसमें सल्फेशन का दोष पैदा हो जाएगा। सल्फेशन का मतलब इसको चार्जिंग करना कठिन हो जाएगा। तो सल्फेशन के दोष से बचने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, लेड एसिड जो सेल है उसको हमेशा सप्ताह में 1 बार आवेशित या विसर्जित करते रहना चाहिए। और यदि सल्फेशन का दोष स्थायी रूप धारण कर ले, लेड एसिड सेल में स्थायी रूप धारण कर ले तो क्या करना चाहिए, इसको ट्रिकिंग की क्रिया होती है। एक क्या होती है, ट्रिकिंग की क्रिया। ट्रिकिंग क्रिया के द्वारा इसको चार्जिंग करना चाहिए, ट्रिकिंग क्रिया द्वारा। और ट्रिकिंग क्रिया क्या होती है, जैसे 1 एम्पियर बिल्कुल मिनिमम एम्पियर दिया जाता है लेड एसिड सेल को, 1 एम्पियर पर लंबे समय तक चार्जिंग करना चाहिए। फिर ये सल्फेशन का दोष दूर हो जाता है। सल्फेशन का दोष दूर हो जाता है। 1 एम्पियर पर लंबे समय तक चार्जिंग करेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से थे इसमें डिफेक्ट्स, दोष लेड एसिड सेल में। सबसे पहले था सेडिमेंटेशन, दूसरा था कोरोजन, तीसरा है बकलिंग और चौथा है सल्फेशन। और इनका निवारण भी मैंने बताया दोस्तों। और जो लेड एसिड सेल होता है उसके क्या उपयोग है और इसके क्या फायदे हैं, लाभ है और क्या हानि है, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा लाभ यह है, ये उच्च दक्षता में पाए जाते हैं। अन्य सेलों की तुलना में इसकी दक्षता अधिक होती है। लेड एसिड सेल की दक्षता अन्य सेलों की तुलना में अधिक होती है और ये बाजार में बड़े आकार में और उच्च दक्षता के पाए जाते हैं और बड़े आकार के पाए जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा दोष क्या है दोस्तों, ये निष्क्रिय अवस्था में लंबे समय तक इनका भंडारण नहीं किया जा सकता है। निष्क्रिय अवस्था में लंबे समय तक इनका भंडारण नहीं किया जा सकता है। और दूसरा दोष इसका सबसे बड़ा ये है कि ये वातावरण पे दुष्प्रभाव डालता है। वातावरण पे क्या करता है, ये कुप्रभाव डालता है और वातावरण के लिए ठीक नहीं रहते हैं दोस्तों। और अब बात करते हैं इसके विद्युत वाहक बल की। विद्युत वाहक बल, तो लेड एसिड सेल है जो ये पूर्ण चार्ज होगा तब इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, ईएमएफ जो बोलते हैं अपन, ये 2.2 वोल्ट तक होता है। कितना होता है, एक सेल का 2.2 वोल्ट। एक सेल की क्षमता कितनी होती है, 2.2 वोल्ट। और दूसरी बात यह है कि इसकी प्लेटों के आकार और उनकी बनावट पे इनकी दक्षता का आकलन कर सकते हैं। मतलब दक्षता उन पर डिपेंड करती है, उनके आकार पर और बनावट पर इनकी दक्षता डिपेंड करती है, निर्भर करती है। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध वो कितना होता है, आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है दोस्तों 2 ओम तक। प्रति सेल कितना होता है, 2 ओम तक होता है। कितना होता है, 2 ओम। और जो लेड एसिड सेल है वो कहाँ काम में आता है, लेड एसिड सेल रेलगाड़ियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, उनमें उच्च विद्युत धारा
उच्च डीसी विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। कहाँ काम में लिया जाता है? रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों में जो डीजल के वाहन होते हैं उनमें उच्च धारा प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से लेड एसिड सेल के आपने देखा दोस्तों कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन सी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में आपने अध्ययन किया। और शायद मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। और आगे के कंटेंटों में इसी तरह अपन जो सेकेंडरी जो सेल होते हैं उनके जो टाइप हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो कंटेंट देखने के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहें, और देखते रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, आप सभी को मालूम है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो आप तक अपडेट रहेंगे दोस्तों।